हेलो हे गाइस, वेलकम टू दी पॉइंट हिंदू एनालिसिस। आज 14 जुलाई है और आज के न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका आंसर आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा। और आई होप कि जब आप वीडियो देख रहे हो आपने प्रॉपर एक आंसर पहले ही अपना कमेंट सेक्शन में दे देना है। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड इन ऑर्डर टू, क्या चीज के लिए है वो। नंबर 1, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। नंबर 2, डिटरमिन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। नंबर 3, डिटरमिन द पावर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। नंबर 4, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। तो ये इसका आंसर आपने देना कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आपको लास्ट में वीडियो के मिलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम सबसे पहले न्यूज़ की तरफ अगर हमारी टू दी पॉइंट डिस्कशन की तरफ पढ़ें तो इसमें GS2 की पहली न्यूज़ हमारी आती है जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि मैं 13th को रिज़ाइन कर दूंगा, पहले तो उन्होंने अटेम्प्ट किया कि मैं USA भाग जाऊँ। अब US से जब वो नहीं भाग पाए तो अब वो मालदीव्स के लिए भाग चुके हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखने वाली जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखने लायक बात ये है कि यार जो बंदे ने पहले कॉन्फिडेंस में लाया कि यार आप प्रोटेस्ट करना बंद करो, मैं रिजाइन दे दूंगा, वो अभी भी रिजाइन देने को तैयार नहीं था। अब वो चले गए तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर रनील विक्रमसिंघे थे उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ये पार्लियामेंट्री स्पीकर ने बोला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने उन्होंने बोला है कि ये जो फासिस्ट थ्रेट चल रहा है डेमोक्रेसी के लिए, हम इसको एंड करेंगे। और उन्होंने बोला कि मैंने अपने जो कमांडर्स है, जो आर्मी वाले, मिलिट्री वाले हैं, मैंने उनको बोला है कि आपको जो एक्शन लेना है आप लो, लेकिन इस तरह का जो प्रोटेस्ट है, ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो देखिए चीज़ें ठीक है कि कुछ चीज़ों की वजह से बढ़ गई यहाँ पे, लेकिन इस तरह का अगर कंटेंट या फिर जो चीज़ें हैं वो अगर चलती रहेंगी तो बहुत ही ज़्यादा आगे के लिए भी ड्रामेटिक फेज में हमें दिखाई देगा। तो ये तो पहली चीज थी। नंबर 2, यहाँ पे GS2 से रिलेटेड एक चीज बहुत टाइम से जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कोई कम्युनल वायलेंस हो गया, कोई राइट्स हो गए, कोई प्रॉब्लम आ गई तो डिमोलिशन ड्राइव, जो बलडोजर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया जाता है और जो घरों को उड़ा दिया जाता है ना, ऐसा कुछ करके हमने देखा था पहले। तो उस उड़ाने को लेकर के घरों को खत्म कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली तो कहते हैं जी डिमोलिशन जो ड्राइव है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली बैन कर दो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कहते भाई कंप्लीटली बैन तो हम नहीं कर सकते वी कैनॉट बैन कंप्लीटली, है ना। उसका रीजन क्या है कि अगर हम इस पे कंप्लीटली बैन कर देंगे इस चीज को, तो वो कहते हैं कि कई बार उनके पास नोटिस रहता है, एक लीगल नोटिस। ठीक है, जो भी MC है वहां की लोकल, उनके पास नोटिस होता है कि इन घरों को हम इस वजह से उड़ाने के लिए आए थे क्योंकि उसका रीजन यही था कि इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से हम इसको हटाने के लिए आए हैं, ना कि इस वजह से कि वहां पे उन्होंने राइट्स किए थे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है कि एक प्रॉपर बैन हम नहीं यहां पे लगा सकते। नेक्स्ट न्यूज विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के, और ये आप कोट कर सकते हो मेंस में। जो बच्चे अभी मेंस लिखने जा रहे हैं इस बार कला, वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक GS में आप लिख सकते हो, ऐसा ये GS2 और 3 का पार्ट बन सकती है। जेंडर गैप इंडेक्स बोलते हैं इसको। और जेंडर गैप इंडेक्स में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल कि इसको रिलीज कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो इसको रिलीज करता है। और ये जो जेंडर गैप इंडेक्स आया है ये 2022 का है। तो ऑब्वियसली 2022 तो अभी चल रहा है, तो जो डेटा है वो जो पिछले सालों का या फिर पिछले मंथ्स का रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कंट्री है हमारी, उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है पूरे वर्ल्ड में, और 146 रैंक हमारा आया है किसमें, हेल्थ और सर्वाइवल में। मैं ओवरऑल रैंक की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रैंक तो हमारा 135 है, कितने में से, 146 में से। मैं बात कर रहा हूं कि इस इंडेक्स में जो सब इंडेक्स आते हैं और उसमें एक इंडेक्स है हेल्थ और सर्वाइवल, और हेल्थ और सर्वाइवल में जो रैंक हमारा है, आउट ऑफ 146 वी आर हैविंग 146। खतरा हो गया 147 हो जाए था। तो यहाँ पे कुछ फिर उसके बाद में क्या है, अब जहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सोचोगे 147 कैसे हो जाएगा, मजाक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे के और मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें रैंकिंग जिसके बेसिस पे दी जाती है। पहली, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, के आपने जो विमेन है, जो दूसरा मतलब जो जेंडर है, जो फीमेल है, उसको कितनी पार्टिसिपेशन करवाई है इकोनॉमिक्स में और
क्यों, क्या उसको अपॉर्चुनिटीज अच्छी लेवल की दी हैं या नहीं दी। नंबर 2 यहाँ पे निकल के आती है एजुकेशन अटेनमेंट, कि एजुकेशन अटेनमेंट में जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं। और नंबर 3 ये देखिए हेल्थ और सर्वाइवल वर्स्ट रैंक। और नंबर 4 जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है, इस वजह से हमारा जो रैंक है 135 बना है। अदरवाइज जो रैंक था वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट, इससे भी ज़्यादा वर्स्ट आता। तो हमें बहुत अच्छे वे से यहाँ पे काम करना चाहिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी पे, हेल्थ और सर्वाइवल पे, एज वेल एज एजुकेशन अटेनमेंट पे। ठीक है जी, तो ये तो होगी एक बात। अब अगर हम इसको रिलेट करें, पिछले साल हमारा जो रैंक था वो था 140 और इस बार जो हमारा रैंक है वो आया 135। ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली ये कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव चीज़ है, तो इसको दूसरी चीज़ों के साथ भी रिलेट करेंगे। तो अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ इसको रिलेट करता हूँ, बांग्लादेश का बड़ा अच्छा रैंक है 71, नेपाल का 96, श्रीलंका 110 और मालदीव 117, भूटान 126। जो परफॉर्मेंस है साउथ एशिया में ईरान की हमारे से थोड़ी ख़राब है परफॉर्मेंस 143, पाकिस्तान की 145 और अफगानिस्तान की 146 है। तो देखिए इसमें ना थोड़ा वही हो जाता है कि अब सरकार इसको कल को चाहे ये बोल दे कि भाई हमें तो पसंद नहीं आई ये चीज़, तो भाई पसंद ना आने से ये नहीं है कि इसकी रैंकिंग सुधर जाएगी, है ना। कई बार होता है कि यार ये तो मैं नहीं मानता ये वाली रिपोर्ट को, तो वो थोड़ा चीज़ को देखना पड़ेगा अब यहाँ पे। ठीक है जी, अब मानना ना मानना तो आपके ऊपर है, लेकिन इन्हें तो रिपोर्ट दे दी, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप मान लोगे, अगर कुछ सही लगे तो करवा दोगे, नहीं फिर ऐसे चलता रहेगा कंट्री में। चलो देखते हैं और क्या चीज़ है हमारे पास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है भाई। ये 1971 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका बेस है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द स्विस अथॉरिटीज एज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए इसको क्या किया गया, यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। इसका मिशन क्या है, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और इस तरह के लीडर्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे फॉर द प्रीलिम्स पर्पस, तो वो यही है कि कौन कौन सी रिपोर्ट है जो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। नंबर 1 यहाँ पे आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, नंबर 2 आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, नंबर 3 ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, नंबर 4 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इनसेड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके 3 रिपोर्ट रिलीज करता है, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट और ट्रेवल और टूरिज्म रिपोर्ट भी आती है। सो प्लीज ये रिपोर्ट्स वाला तो आपने याद पक्के तौर पे रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, ठीक है। और बाकी आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना, बाकी और भी पूछते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। जो नेक्स्ट चीज आज हमने डिस्कस करनी है वो क्या है, वो यहाँ पे पहली चीज तो यहाँ पे आई हुई है रिगार्डिंग सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है हमने बहुत बार डिस्कस किया है। आपने ही कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेजर डिफरेंस क्या है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। ठीक है, आपने ये चीज बतानी है। मैं आगे जाते जाते फिर बताऊंगा सीपीआई के बारे में, थोड़ा हम देखेंगे, बाद में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो आपने सबसे पहले यही बताना है यहाँ पे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस आप बताओगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है जी, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। अब यहाँ पे जो दूसरा एडिटोरियल है वो रिगार्डिंग श्रीलंका है। देखिए फिर आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें है तो है, लेकिन बहुत अच्छे वे से एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को। और आई होप आपने जो चीज़ें हैं पहले पढ़ी हुई हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई, लेकिन मैं आपको सारी अंडरस्टैंडिंग इसमें बनाते हैं हम। क्योंकि देखिए ना, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अब ये बोल क्या रहे हैं, वो बोलते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए यहाँ पे क्या पार्टीज तैयार है या फिर जो चीज़ें हैं वो तैयार है, उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर दिखाई गई है, कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे लिखी गई है। और बहुत अच्छे वे से इन्होंने, जो जया देवा है, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, जो श्रीलंका प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्सा है, तो उन्होंने ये डिफाई किया मैसिव पब्लिक प्रेशर को टू रिजाइन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया को पहले तो वो भागने की सोच रहे थे, कहाँ पे, यूएसए में। फिर उसके बाद में आपको पता है कि अभी वो अपनी वाइफ के साथ में मालदीव्स में जाके छिप गए हैं।
लेकिन यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल फैमिली जो रूल कर रही थी श्रीलंका को फॉर ओवर 15 ईयर्स, वो पावर से निकाल दी गई है। और वो ये बड़े पॉपुलर, जब ये वोट्स हुई थी, वो इलेक्शन हुए थे, बड़े पॉपुलर तरीके से सामने निकल के आए थे, सारी की सारी फैमिली को इलेक्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है कि अब जो प्रोटेस्ट है वो लोगों ने इतना ज्यादा किया कि इनको यहां से पावर से उतार दिया। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था पहले, ठीक है, लेकिन बाद में ऑब्वियसली अब थोड़ा सा वायलेंट बनता जा रहा है। नंबर 2, यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट राजापक्सा फेज होगा कैसे, तो पहली चीज तो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और मोर ओवर यहाँ पे बात हो रही है कि जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको खत्म करो, उसको खत्म करके पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। और अगर ये चीजें बन भी जाती हैं तो आपने ये भी चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये जो नई जनरेशन है यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, जिनमें थोड़ी पेशेंस कम है, वो यहाँ पे जो भी नई पार्टी आएगी या नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें कमियां निकालना या फिर उनके साथ में किस तरह से चलना है, कैसे काम करना है, वो भी यहाँ पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अगर हम बात करें तो इन ब्रीफ उन्होंने बोला श्रीलंका पोस्ट राजापक्सा एरा देयर विल बी नो रूम फॉर पॉलिटिक्स एज यूजुअल। तो वो वाली जो पॉलिटिक्स पहले चल रही थी उस तरह से एज यूजुअल वाली कोई बात नहीं होगी। अब जो चीजें हैं वो डिफरेंट वे से यहाँ पे चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो रिसेंट यहाँ पे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं, तो नंबर 1 तो यहाँ पे यही है कि ये जो चीज़ें हुई थी, मतलब ये जो चेंज आ रहा है वो हुआ क्यों था। देखो बड़ी बड़ी कमियां रही, बड़े एक होता ना मिसमैनेजमेंट। पहली तो कोविड-19 पेंडेमिक को मिसमैनेजमेंट थी, ठीक है, सोशल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, और बहुत ही ज़्यादा एक वो होता है कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, जिसमें जो सरकार है वो फेल रही, ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाई, ना फ्यूल, ना फूड, ना इसेंशियल गुड्स। तो इस केस में लोग बाहर आए और उन्होंने बोला प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर उसको चेंज करो, उसको हटाओ यहां से। और प्राइम मिनिस्टर चेंज कर भी दिए गए, लेकिन प्रेसिडेंट वो पिछले वाले थे तो कुछ ना कुछ बोन ऑफ कंटेंशन रहती थी, तो अब प्रेसिडेंट को चेंज करने की यहां पे बात की गई थी, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ही रिजाइन कर दिया था। अगर हम सेकंड चीज की बात करें यहाँ पे, तो इनका ये जो रीजन क्या हुआ, पहली चीज तो यही कि लोगों का प्रोटेस्ट, और लोगों का प्रोटेस्ट क्यों हुआ वो मैंने बताया आपको। सेकंड जो चीज थी यहाँ पे, ये चीज होती क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया केमिकल फर्टिलाइजर पे। और केमिकल फर्टिलाइजर पे बैन लगा दिया, कहते जी रातों रात जो कंट्री है उसको ऑर्गेनिक बना दो, और पूरे वर्ल्ड में एक पहली कंट्री ऐसी बनी चाहिए जो कि ऑर्गेनिक, प्रॉपर ऑर्गेनिक हो। तो ये ठीक है स्टेप, देखो कोई मतलब ऐसा नहीं कि भी ऑर्गेनिक नहीं करना, कि आपको लग रहा है कि भाई हम केमिकल फर्टिलाइजर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज सोचो कि जिस पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो बीमारियां हैं, जो चीजें हैं, जो डिजीज है, हर एक चीज के इंक्रीज हो रहे हैं, तो केमिकल्स के बिना किस तरह से चीजें चलेंगी, वो भी एक सवाल पैदा करता था। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो दोनों कारण बने जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है क्रिएट हुई। और केमिकल फर्टिलाइजर के बैन की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ था, रूरल एरिया से, और रूरल एरिया से फिर ये स्प्रेड होता गया आगे आगे। ये जो डिमांड्स है ऑफ दिस मूवमेंट हैव बीन रेडिकली डेमोक्रेटिक इन कैरेक्टर, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ये एम्फेसाइज करती है नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट बट पॉलिटिकल सिस्टम को भी चेंज करो, जैसे मैंने बात की किस चीज की, नए कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये जो डिमांड है ऑफ द न्यू सिटीजन मूवमेंट इज नॉट मेयरली रिटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन उन्होंने बोला जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में डेफिसिट आया है उसको भी यहाँ पे आपने लोगों ने पूरा करना है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अगर आप नहीं पूरा करोगे तो फिर वो कोई बात नहीं बनेगी। सो अभी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो रेडिकल नेचर के डिमांड्स है, अपराइजिंग्स है, तो इसमें दो चीज़ें मतलब जो पॉसिबल चैलेंजेस है, चेंजेस है, वो क्या आएंगे। पहली चीज़ तो पोलराइजेशन हो जाएगा, एक रेडिकल सेक्शन रहेगा उसकी मतलब जो वहाँ जहाँ पे सीटिंग होगी, और दूसरा पार्टीज वाला सेक्शन रहेगा, और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलती रहेगी, ठीक है जी। नंबर 2 यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि द चांसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रणील विक्रमसिंघे बिकमिंग द न्यू प्रेसिडेंट आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एमपी उसको बैक कर देंगे। तो चैलेंज यही है कि लोग उसको किस तरह से लेंगे। और नए फेज में अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट विल मोस्ट लाइकली टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉर्टिंग आउट द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पे आपने याद रखनी है एक अच्छे वे से, आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 यहाँ पे जो एडिटोरियल आज हमने डिस्कस करना है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में।
यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको लिखने का तरीका भी पता चलेगा कि आईआर के क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं। कई बार हवा में बातें हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा बड़े अच्छे वे से यहाँ पे उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ना, वो इंक्रीजिंगली गेटिंग कंटेस्टेड। जो ऑप्शंस है अवेलेबल टू द गवर्नमेंट इन फॉरेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी एरियाज आर अंडर सीरियस स्ट्रेस, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी भी हो गया। ये इंडो पैसिफिक के बारे में मतलब एक तरह से थोड़ा सा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे साउथ कोरिया और हमने बात करनी है इंडिया के बारे में। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो कहते हैं साउथ कोरिया का एक क्लियर ड्रिफ्ट हमें दिखाई देता है, जो मल्टीलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स है जैसे क्वाड हो गया, ठीक है जी, कोई भी इस तरह के अगर इंडो पैसिफिक के रिलेटेड हैं तो उससे दूर रहता है, और इंडिया एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो साउथ कोरिया है वो ग्लोबली जैसे चाइना ने एक होता है ना कि प्रेजेंस बना ली, उस तरह की जो चाइनीज जैसे प्रेजेंस बना के बैठा है, वैसे ही साउथ कोरिया प्रेजेंस बना के रखना चाहता है और यहाँ पे बनाना चाहता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि लिबरल वैल्यूज की बात कर रहा है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, एडवांसेस फ्रीडम की बात कर रहा है, पीस प्रोस्पेरिटी लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इस चीज़ों की बात कर रहा है। और यहाँ पे एक विलिंगनेस दिखाई जा रही है जिसमें मल्टी डायमेंशनल इंडिया कोरिया पार्टनरशिप की तरफ हम चल सकते हैं। क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स में अगर हम बात करें तो हमारी जो पार्टनरशिप है साउथ कोरिया के साथ में, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि भी हमारी खराब होगी, कोई दुश्मन बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ है कि उतना ज़्यादा हम ट्रेड नहीं कर पाए उनके साथ में, उतना ज़्यादा चीज़ें हम एक अच्छे वे से आगे नहीं बढ़ा पाए, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो 2020 का रोड मैप बनना चाहिए, इंडिया साउथ कोरिया रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया डील, तो ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नथिंग केम ऑफ इट, है ना। एक डील तो हुई थी, लेकिन जो पॉलिटिकल चीज़ें होनी चाहिए थी उसकी वो उतनी हो नहीं पाई, और जिसकी वजह से ये जो डील है वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाई। जो इंडिया पैसिफिक आउटलुक है, जो साउथ कोरिया है, मतलब इस तरह से कुछ पार्टिसिपेशन तो करता रहता है, जैसे क्वाड में क्वाड की एक्सरसाइज होगी, मालाबार एक्सरसाइज होगी, तो नेवल में एक्सरसाइज करता रहता है। लेकिन इंडिया को, जैसे इंडिया ने जापान के साथ में, वियतनाम के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में रिलेशन बनाए हैं एक अच्छे ट्रेड में, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में, उसमें साउथ कोरिया को भी इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन की बात कर रहे थे कोविड के टाइम पे, तो चाइना ने जवाब दे दिया सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, जापान ने किसी ने और ने भी जवाब दे दिया, ताइवान ने दे दिया। तो हमें कुछ ऑल्टरनेट तो होना चाहिए ना। कल को चाइना में कुछ और हो गया या किसी और कंट्री में कुछ और हो गया, तो हमारे पास कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिसको हम यूज कर पाए, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दी यूएस फैक्टर एंड नॉर्थ कोरिया, ये मतलब, लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक दिखाई देती है हमें, वो यही है कि रिपब्लिकन्स दोबारा से राइज कर रहे हैं। जैसे अगर मिस्टर ट्रंप यहाँ पे आते हैं दोबारा से, तो साउथ कोरिया के साथ में कुछ डील्स थी जो कि उन्होंने मतलब अबंडन कर दी थी और जो ख़त्म कर दी थी, तो उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया और साउथ कोरिया जो चाइनीज़ प्रेशर, उस पर जो चाइना प्रेशर डालता है साउथ कोरिया पे, और जो चाइना प्रेशर डालता है एलएसी पे, उन दोनों का जो जवाब है ये इकट्ठे मिलके दे सकते हैं बहुत अच्छे वे से, ठीक है जी। तो ये एक एडिटोरियल था। और अब हम अगर बात करें डेटा की आज के, तो डेटा में बताया गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। उन्होंने बोला कि बाय 2037 जो शेयर ऑफ इंडियंस है एज्ड 25 to 64 इज प्रोजेक्टेड टू पीक, लेकिन वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा बाय 2052, वाइल द शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज्ड मोर देन 65 इज एक्सपेक्टेड टू हैव राइजन, ठीक है। तो उस टाइम पे वो बढ़ना स्टार्ट करेगी। लेकिन ये जो शिफ्ट है ये सबसे पहले दिखाई देगा सदर्न स्टेट्स में, जहां पे 20% ऑफ द पॉपुलेशन तमिलनाडु और केरला में, ये 30 जो 60 वाली एज है वो 2036 तक ही क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहां पे याद रखनी। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस तरह से आया, ये इमेजेस इतनी ज़्यादा हाई लेवल की, डीप जिसको हम बोलते हैं, वो किस तरह से आती हैं और कहाँ से ये जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले अगर हम बात करते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप था, लेकिन उसने उतना अच्छा काम करना बंद कर दिया। देखो उस टाइम पे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, लेकिन अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हम बात करते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले होता क्या था, 1609 में जब गैलीलियो, मतलब एक वो
जिसको हम बोलते हैं कि मतलब किस तरह से देखो ना, एस्ट्रोनॉमी है जो, उसको इंक्रीज कर दिया, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया। तो 1609 में अगर हम बात करते हैं तो टेलीस्कोप टुवर्ड्स दी नाइट स्काई की तरफ में उन्होंने टेलीस्कोप को किया, तो उन्होंने रेवोल्यूशनाइज्ड एस्ट्रोनॉमी को बढ़ाया और वो चीज़ें सारी बताई। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, गैलीलियो ने बताया कि मून में क्रेटर्स हैं या फिर माउंटेन्स हैं, पहले तक नहीं था, पहले तक कुछ भी नहीं पता था। और उन्होंने बताया कि जो बाय ऑब्जर्विंग फेज ऑफ वेनस उन्होंने एस्टेब्लिश किया जो प्लैनेट्स हैं दैट गो अराउंड द सन नॉट द अर्थ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो चीज़ है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, और इसमें हमें अब SMACS 0723 क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के बारे में पता चलता है। और एक जो चीज़ यहाँ पे एनालाइज करने वाली चीज़ हमें पता चलती है वो क्या है, देखिए अगर सपोज करके चले कि हमें बहुत कुछ जानना हो किसी चीज़ के बारे में, यहाँ पे देखिएगा कि ये तो है नहीं कि हम मतलब जब यूनिवर्स हमें कैसे बना या अर्थ कैसे बनी वो सारी चीज़ें जाननी हो तो ऐसा तो है नहीं कि टाइम मशीन लेकर आएंगे, है ना, ये वी डू नॉट नीड अ टाइम मशीन। लेकिन जो चीज़ें उसी तरह से बन रही हैं हम उसको तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइट है वो ट्रेवल करती है विद द वेलोसिटी ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। और इसी की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है वास्प 96b। तो यहाँ पे कंक्लूसिवली बताया गया प्रेजेंस ऑफ वाटर है, ठीक है, वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस हॉट पफी गैस जाइंट प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिस्टेंट सनलाइट स्टार। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है, ये इतना ज्यादा गर्म है, हाउएवर ड्यू टू ब्लिस्टरिंग हीट वास्प 96 इज अनलाइकली टू होस्ट लाइफ। यहाँ पे लाइफ का होना तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये होगी न्यूज। अगली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कि इंडिया चाइना की टॉक्स होने वाली हैं, लेकिन उस टॉक्स से पहले हमें पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि टॉक्स होगी किस पे। टॉक्स होने वाली है लाइंस को लेकर, LAC ये वो, ठीक है। अब इसमें बड़े अच्छे वे से ना, ये जो पिक्चर है इसमें बड़े अच्छे वे से समझाया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहली चीज तो ये देखिए ना, जिसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान क्लेम्ड बाय इंडिया, मतलब ये इंडिया का ही पार्ट था, ये इंडिया क्लेम करता है बहुत अच्छे वे से, लेकिन वही है कि अब वो पाकिस्तान के अंडर है तो हम कुछ खास ज़्यादा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ होगी POK वाली, और ये जो लाइन है ये डिमार्केटेड लाइन है, दोनों कंट्रीज ने टेबल पे बैठ के ये लाइन बनाई हुई है और इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है LAC। ये किसी भी एग्रीमेंट के साथ में किसी भी टेबल पे बैठ के दोनों कंट्री की रजामंदी से ये लाइन नहीं बनी हुई। तो ये लाइन की तरफ से, इसी वजह से आपने देखा होगा जो चाइना वाले हैं वो इधर उधर आते जाते रहते हैं और हम भी कई बार उधर चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग्स है, ठीक है, ये पेंगोंग सो लेक होगी जो डिवाइडेड है, ये कुछ एरिया चाइना में जाता है और कुछ एरिया हमारे पास है। ये हो गया, ठीक है जी, ये तिब्बत हो गया, ये चाइना हो गया। तो ये चीज़ों को, और अब यहाँ पे 1962 की वॉर हुई थी तो ये एरिया हमारे से ले लिया गया, किसने, चाइना ने, इसको हम बोलते हैं एक्साई चिन। और ये हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, और यहाँ पे दिस इज नथिंग बट दी साइचिन ग्लेशियर, और ये जो साइचिन ग्लेशियर है कंट्रोल्ड बाय इंडिया क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान इसको क्लेम करता है। यहाँ पे ये वाली जो वैली है वो है शक्शिगम वैली, ये पहले पाकिस्तान के पास थी लेकिन ये चाइना को गिफ्ट दे दी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर चीज़ों की बात करें, ये लद्दाख, ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारे पास जो चीज़ है वो कम है काफ़ी ज़्यादा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो लेकर बैठ गए, ठीक है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं आपने याद रखनी है। तो जब ये बातें होंगी तो आपको ये मैप दोबारा दिखाएंगे या फिर आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, एक और कंट्रोवर्सी आती रहती है कि एक ना वहाँ पे पाकिस्तान का मिस्टर मिर्ज़ा कुछ एंकर है, पता नहीं कुछ, हाँ, टीवी चैनल का एंकर है। उन्होंने बोला कि जब भी मैं यहाँ पे आता था तो स्पाई करके जाता था और जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे देते थे वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे, हामिद अंसारी। वो ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो इस चीज़ को यहाँ पे कि भाई वो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कहते वो इन्फॉर्मेशन जाके मैं पाकिस्तान की आर्मी को देता था और इस तरह से हम सारी चीज़ें प्लान करते थे। तो ये जो ये इस चीज़ को मतलब ये अभी कंट्रोवर्सी है, तो अभी ये बोल रहे हैं कि ये मतलब बस गलत चीज़ों को फैलाते रहते हैं, अंसारी ने बोला है यहाँ पे जो BJP वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये GS3 से रिलेटेड है टॉपिक और ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, अचीव कर लिया क्लीन एनर्जी टारगेट।
क्लीन एनर्जी टारगेट को कैसे अचीव किया, 9 ईयर्स बिफोर डेडलाइन, जो डेडलाइन थी उससे 9 ईयर्स बिफोर कर लिया। देखिए सबसे पहले यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, 2015 में हमने टारगेट रखा था कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसका 40% है जो बाय 2030 हम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, ठीक है जी। लेकिन हमने क्या किया, बाय 2030 बोला था, लेकिन हमने 2021 में 41% वाला जो टारगेट है वो अचीव कर लिया था, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे बताया, तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे ये पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑल्दो के पर कैपिटा जो हमारी क्या है एमिशन है, कार्बन एमिशन है, वो बहुत कम है पर कैपिटा, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम इतने ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग से जो कंट्रीज सारी कंट्री या फिर इंडिया भी है ना, कि वो आप देखिए ना मॉनसून अभी इस टाइम पे कितनी गर्म है इस बार, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो इस वजह से वो कहते हैं कि इसी चीज को देखते हुए 2021 में जब हमने पूरा किया, इसको हमने और भी इंक्रीज किया एनडीसी के अंडर। जो हमारा टारगेट था पहले 40% अचीव करना था, लेकिन अभी जो हमने किया है वो है 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने बोल दिया। तो जो चीज हमने बोली थी वो कहते हैं हमने 9 साल पहले पूरी करके यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज आज हमने डिस्कस करनी है ये है, इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रोज टू अ रिकॉर्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। भाई इंपोर्ट बढ़ गया चाइना के साथ में, ये है। फिर उसके बाद में यहीं पे सेम चीज़, इन्फ्लेशन है जो वो 41 ईयर हाई हो चुकी है। 41 साल में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन कभी नहीं हुई जितनी ज़्यादा यूएसए में आज इन्फ्लेशन है, वो है 9.1%, ठीक है जी। और लास्टली यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको रिव्यू करना चाहिए विंडफॉल टैक्स को, क्योंकि ऑयल प्राइस है जो वो स्लाइड हो चुके हैं, सेज CLSA। ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि कई कारणों की वजह से, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर होगी या फिर कुछ और चीज़ें, जैसे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, नॉट रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शंस की हम बात करते हैं कि ड्यू टू सैंक्शंस की वजह से यहाँ पे जो रशिया है वो अपना जो क्रूड है वो दूसरी कंट्रीज को नहीं बेच पा रहा था, गैस की सप्लाई भी कम हो गई थी। तो उस चीज़ को देखते हुए जो रशिया उसने क्या किया, प्राइस को ड्रॉप कर दिया। अब प्राइजेस के ड्रॉप होने से होता क्या है कि जो लोग हैं उससे सस्ते, जो कंपनीज है वो सस्ते चीज़ों मतलब दाम पे, पैसों पे जो क्रूड है वो खरीदना स्टार्ट करती है, उसको प्रोसेस करके दूसरी कंट्रीज के लोगों को या फिर अपनी कंट्री में वो महंगा बेचती है। तो अब सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने सोचा कि यार ये तो बेनिफिट ले रहे हैं, उस बेनिफिट में से वो कहते कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसमें जो टैक्स इंपोज किया जाएगा हम उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। अब सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं कि पहले जो चीज थी वो 100 रुपीज पर 100 का बैरल था, $100 का बैरल, सिर्फ एग्जाम्पल है, 100 का बैरल था, लेकिन वो अभी कंपनीज को मिलना स्टार्ट हो गया, कुछ 70 का बैरल मिलना स्टार्ट हो गया, 70 का, ठीक है, $70 का मिलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें जो $30 पर बैरल का बेनिफिट हो रहा है उसमें से गवर्नमेंट ने, इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन, हम इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन। और इसी गेन में से जो सरकार कुछ पैसे बनाना चाहती है हम उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स, क्योंकि कुछ ना कुछ टैक्स इंपोज करेगी तभी सरकार को पैसे बनेंगे। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज, और इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। ये देखिए, व्हेन अ कंपनी बेनिफिट फ्रॉम समथिंग दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल गेन दैट इंश्योर्स इज विंडफॉल प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया विंडफॉल गेन या विंडफॉल प्रॉफिट। और उसी गेन के ऊपर गवर्नमेंट टिपिकली लिवाया वन टाइम टैक्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सच प्रॉफिट एंड दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं और कल को मिलते हैं। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, बाय बाय।